धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। राजस्थान की राजनीतिक उठापटक से करीब एक महीने तक धाकड़ खबर ने आपको रोजाना अवगत कराया है। अब ऐसा ही एक सिलसिला हम लोग बिहार पर शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों की दुआओं की जरूरत है। संसाधन उतने नहीं है लेकिन हौसला जरूर है काम करने का। कोशिश करेंगे रोजाना ही आपको बिहार के जो भी राजनीतिक घटनाक्रम है उनसे रूबरू कराएं। लेकिन आज जो शुरुआत कर रहे हैं वो इस बात को लेकर कि बिहार में चुनाव होगा नहीं होगा, होगा तो कब होगा, जेडीयू क्या कह रही है चुनाव के बारे में, बीजेपी क्या कह रही है चुनाव के बारे में, और इसके अलावा और बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिसमें प्रमुख तौर पर आरजेडी है, कांग्रेस है, वो लोग चुनाव को लेकर क्या कह रही हैं। क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट भेज दी है जिसमें से ज्यादातर ने कहा है चुनाव होना चाहिए, कुछ ने कहा है चुनाव नहीं होना चाहिए। तो चुनाव क्यों होना चाहिए और चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा विषय है और किस किस की क्या भूमिका है, इस पर थोड़ा गौर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अली अनवर साहब, राज्यसभा के पूर्व सांसद रह चुके हैं। पसमानदा तबकात की लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने एक लंबा सफर तय किया है और राजनीति में अपना एक मुकाम रखते हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस बार का चुनाव उनके लिए राजनीतिक मायने क्या रखता है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया आपको भी। पहला मेरा सवाल, जेडीयू जो डिमांड कर रही है यानी कि नीतीश कुमार जो डिमांड कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि एक चरण में चुनाव होना चाहिए। पिछली बार 2015 में 5 चरणों में चुनाव हुआ था। उनकी इस मांग के पीछे मैं समझना चाहता हूं क्या सोच काम कर रही है। देखिए, उनको जाने अनजाने जो राज्य की जो कोविड-19 को लेकर के जो खतरा है उसको इस एक सेंटेंस में, अपनी एक तजवीज में उसको उसकी झलक मिलती है। और न सिर्फ कोरोना का महामारी का खतरा बल्कि बाढ़ से भी लोग तबाह हैं। तो वो चाहते हैं कि और कहीं तो देश में चुनाव हो नहीं रहा है और पुलिस पारामिलिट्री फोर्सेज को भर करके और अगल बगल के राज्यों से भी मंगा करके, उत्तर प्रदेश खास करके वहां से भी पुलिस को लगा करके, तो लोगों को देखिए है ये कि हालांकि उनकी ये सोच गलत है कि बहुत पुलिस का इंतजाम कर देंगे तो बहुत जगह लोग पुलिस को देख करके डर करके निकलेंगे भी नहीं घर से जी। तो ये भी होता है कि एक ही दिन में जो भी हो उलटफेर वो हो जाए, तो ये कर रहे। लेकिन ये एक अलग सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये है जिसको नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित और अब तो एनडीए के जो पार्ट एंड पार्सल हैं, रामविलास पासवान जी या चिराग पासवान जो उसके अध्यक्ष हैं, तो इन लोगों ने भी लिख करके भी दे दिया है इलेक्शन कमीशन को और ये खुलेआम बोल रहे हैं कि भाई ये चुनाव अभी कराना मुनासिब नहीं है, इसलिए कि भाई जो चुनाव तो बहुत खर्चीला मामला है ना और सरकारी पैसे का सरकार के खजाने से खर्च लगता है। तो अभी जहाँ की हाहाकार मचा है कोरोना को लेकर के, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर माने ये है और कोरोना ये इलेक्शन की जो तैयारी में जो ट्रेनिंग वगैरह उसमें 2-3 ट्रेनर तो मर गए, कोरोना से मर गए। बिहार में 2-3 ट्रेनर मर गए। तो बड़े पैमाने पर आपने देखा कि बीजेपी का जो हेडक्वार्टर था किस तरह से इन लोगों ने तैयारी शुरू की थी, तो हॉट स्पॉट बन गया कोरोना का। 100 से ज्यादा लोग कोरोना से इफेक्टेड हो गए। सर मैं उस पर आऊंगा कि विपक्षी पार्टियां कैसे कह रही हैं और तैयारियों में क्या क्या चीजें दिक्कत होती हैं, लेकिन मैं फिलहाल इसी पे रुकना चाहता हूं जो नीतीश कुमार जो जेडीयू चाहते हैं कि एक चरण में चुनाव हो जाए। क्या उन्हें लगता है कि जो क्राइम की स्थिति है इस वक्त बिहार में ज्यादा बिगड़ी हुई है, उन्हें लगता है एक चरण और दूसरे चरण के बीच कोई बड़ी घटना हो गई, किसी नेता का मर्डर हो गया तो उससे उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ये सोच के वो कर रहे हैं? ये भी है और दूसरा ये भी है कि अगर मान लीजिए कि लंबा ये चुनाव
खींचेगा वोटिंग का। इस दरमियान अगर जगह जगह कैंडिडेट संक्रमित हो गए और वो मरने लगे तो इसका भी माने असर पड़ेगा। या हो सकता है कि बीच में बहुत सारे क्षेत्रों में चुनाव रोकना पड़े, तो जो लोग संक्रमित हो जाएंगे वो तो कहेंगे ना कि भाई हम संक्रमित हो रहे हैं, हम कैंपेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको रोकिए। उसमें से कुछ, खुदा न करे ऐसा हो, लेकिन उसमें से कुछ मर भी सकते हैं। क्या तो क्या ये भी वजह हो सकती है कि जेडीयू और नीतीश कुमार को लगता हो कि हमारी तो तैयारी पूरी है और एक झटके में अपना काम निकाल लेते हैं और विपक्षी पार्टियों को सोचने समझने का मौका ही ना मिल पाए? नहीं, ये बात तो कुछ सही भी है कि नीतीश कुमार जी बहुत पहले से और बीजेपी भी उनसे भी ज्यादा सुनियोजित ढंग से ये तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि जितना जल्दी चुनाव हो जाए, क्योंकि चुनाव होने में और मैंने कोरोना को लेकर के, बाढ़ को लेकर के, और जब ही कोरोना थोड़ा सा मान लीजिए ये हुआ, इलेक्शन होगा तो किसी न किसी रूप में तो कैंपेन होगा, लोग जाएंगे। तो जो आम जनता से जो ये नेता कटे हुए हैं, अब तो ये जनता में जाएंगे, मजबूरी होगी, मरे चाहे जिए ये जाएंगे। तो जाएंगे तो जनता हकीकत को समझेगी और इसमें जितना जल्दी चुनाव हो जाए, सब लोग माली हालत से भी खराब हालत है, या बाढ़ से भी तबाह है, या महामारी से भी तबाह है, तो अभी जितना जल्दी उस पर ध्यान नहीं जाए सरकार की कमियों की तरफ, या जैसा कि आपने ठीक कहा लॉ एंड ऑर्डर की डकैती, हत्या, लूट सरेआम हो रही है, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, तो इसमें कोई अपशकुन या कोई बड़ी ऐसी घटना नहीं हो जाए तो ये जल्दी चुनाव हो जाए। क्या ऐसा भी है कि इन्हें लगता है अगर एक चरण में चुनाव करा लेंगे तो जो माहौल नीतीश कुमार ने बना रखा है, मान लीजिए मीडिया के जरिए, अपने क्या नाम है कार्यकर्ताओं के जरिए, वो एक बार में कैश कर सकते हैं, और जो आप भी बता रहे हैं कि अगर लंबा चला तो इनका वो भरम जो है वो टूट जाएगा लोगों की नजरों में? हाँ, बीच में इनको आशंका है कि बीच में कुछ भी हो सकता है। बीच में यहाँ तो देखिए बिहार पॉलिटिकली इतना कॉन्शस है कि एक स्पीच पर जानते हैं कि उनके जो कलीग माने उनके जो एलाई हैं उसमें किस तरह का लोग बयान देते रहते हैं। अगर जैसे मैंने पिछले ही चुनाव को ले लीजिए, मोहन भागवत जी ने जो आरएसएस के चीफ हैं, आरक्षण का माने राग छेड़ दिया, तो इसको लेकर के एक दो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, उनमें एक बेदारी आ गई, एक जागृति आ गई और उनके खिलाफ ये मामला गया, उसका इस्तेमाल हो गया। तो ये समझते हैं कि जितना जल्दी हो कोर्ट में, और इसीलिए चाहते हैं। अब मैं एक सवाल बीजेपी को लेकर करना चाहता हूं, बीजेपी क्यों खामोश है? वो क्यों नहीं बोल रही है कि वो एक चरण में चुनाव चाहती है, 2 चरण में चाहती है, या कब चुनाव चाहती है? वो कोई खामोश होकर ड्रामा देख रही है? देखिए, बीजेपी अपना चुपचाप ग्राउंड वर्क कर रही है, और बीजेपी को तो दोनों तरफ से, अगर मान लीजिए कि देख रही है कि हो सकता है कि हालात कोरोना को लेकर के बहुत खराब हो जाए, तो डेथ टोल बहुत बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में एकदम बेकाबू हो जाए, वैसे है बेकाबू अभी भी, लेकिन वो नुमाया हो जाए और हाहाकार की स्थिति हो जाए, अफरा तफरी मच जाए, तो वैसी स्थिति में अभी अपना पत्ता नहीं खोल रहे हैं। और इसका पत्ता नहीं खोलने का दूसरा भी फायदा है कि अगर अपने साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, तो अभी ये बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि ये ऑपोजिशन पार्टियां विरोध करते करते हालत का हवाला दे करके इलेक्शन टल जाए तो राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन हो जाएगा तो पूरा कंट्रोल उनके हाथ में, गवर्नर के माध्यम से पूरा कंट्रोल उनके हाथ में चला जाएगा।
नीतीश जी के, कि अंदर उनके अंदर भी दाव पेच है ना। और ये बात वही नहीं चाहते हैं, रामविलास जी भी चाहते हैं कि इनको कट टू साइज किया जाए कि मुख्यमंत्री बनने का दावा बीजेपी हो जाए और उसके पीठ पर सवारी हो जाए रामविलास जी की। तो ये दोनों मिल करके सरकार बना ले, जरूरत पड़े तो इनको माने इंजन वो बन जाए, ये डब्बा रहे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार को साइड करने के लिए, उनको बड़े भाई की भूमिका से हटाने के लिए बीजेपी जो है पिछले दरबारे से एक गेम करना चाहती है। वो कब तक आखिर नीतीश कुमार को झेलती रहेगी, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये इसको खुल करके अभी नहीं कहना चाहती है। उनको छोड़ दिया है कि हो जाए तो हो जाए, उनकी तो तैयारी है। और अगर टल भी जाए, हो जाए तो अच्छा है, और नहीं हो राष्ट्रपति शासन में हो तो और भी अच्छा है। वैसे आपने सीएम की बात की कि रामविलास पासवान या यूं कहें लोजपा से भी लोग सीएम बनने की कतार में खड़े हैं और बीजेपी भी सीएम बनने की कतार में खड़े हैं, पर आपके यहाँ एक लड़की है पुष्पम प्रिया चौधरी, उसने तहलका मचा दिया है अखबार के फ्रंट पेज पे इंटरव्यू छाप के कि वो यहाँ मुख्यमंत्री पद की दावेदार है। क्या लगता है आपको? देखिए, हम तो पहली बार आप ही के मुंह से उन खातून का नाम सुन रहे हैं, और यहाँ बिहार दूसरे तरह का मेटल का बना हुआ है। ये अखबार में विज्ञापन छपवाने से यहाँ नहीं होता है। देखा आपने 2014 के 15 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मोदी जी और सब लोग मिल करके और हेलीकॉप्टर उड़ाते रहे और वो धराशायी हो गए। तो यहाँ समीकरण से बात बनती है, और यहाँ 10 साल हो गया जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ। लेकिन अब एक कमी इधर ये है कि ये बेचारे जो हैं, जब देखिए 2019 में इनको 40 में से 39 सीट बीजेपी ले गई और मिलकर एनडीए ले गया, तो रामविलास जी मिल करके, तीनों मिल करके ले गए। तो इन लोगों में अभी कभी पटरी नहीं बैठी है, अभी नहीं पटरी बैठी है। ये लोग सीटों के लिए आपस में लड़ रहे हैं। इसका भी फायदा नीतीश जी की अभी लड़ाई चल ही रही है। और पिछले चुनाव में भी आप देखिए 19 में भी जो यूपीए का और उनके एलआई का टिकट बटते बटते लास्ट हो गया, लेकिन इन लोगों ने पहले अनाउंस करके अपना कर लिया। आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि चाहे ये लोग 5 साल लड़ते हों, लेकिन जब चुनाव का टाइम आता है तो टिकट बंटवारे पे ये लोग अपने झगड़े भूल जाते हैं। चाहे सामने उद्धव ठाकरे हो वहां समझौता कर लेते हैं, लेकिन चाहे सामने नीतीश कुमार हो वहां समझौता कर लेते हैं। लेकिन मैं बारी बारी से कुछ पार्टियों की भूमिका पे बात करना चाहता हूँ। आरजेडी, क्या लोग खुश हैं तेजस्वी यादव से? पार्टी छोड़ छोड़ के जेडीयू में जा रहे हैं। तेजस्वी यादव पर आरोप लग रहा है राज्यसभा सीटें बेचने का। क्या लगता है वो विपक्ष की भूमिका निभा पाएंगे मजबूत? देखिए, मुख्य विपक्षी दल वो है और उसका एक मजबूत जनाधार है। उसकी लीडरशिप से, उसकी आइडियोलॉजी से कोई इत्तेफाक रखे या न रखे, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि वो मुख्य विपक्षी दल है। और उसके ही माने उसका विपक्षी दल जो सबसे बड़ा होता है उसका ये दावा होता है। टिकट के मामले को लेकर के हम नहीं समझते हैं कि इसको लेकर के कि कौन लीड करेगा। ये तो कहने के लिए है, जो कुछ दल जो कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको टिकट ज्यादा चाहिए। वो टिकट में से चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरएलएसपी हो, चाहे वो मांझी जी की पार्टी हो, चाहे वो सहनी जी की पार्टी हो, ये सब लोग अपना हिस्सा उसमें ज्यादा चाहते। आपको नहीं लग रहा कि 2019 में हार का मुंह देखने के बाद तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बताए रास्ते पे नहीं चलना चाहते हैं? अब वो एक अलग लाइन ले रहे हैं और माफी मांग रहे हैं लालू प्रसाद यादव के शासन के दौरान लिए गए फैसलों पर? नहीं, ऐसा नहीं मैं मानता। अभी भी कंट्रोल लालू जी के ही हाथ में है। भले वो जेल में है, लेकिन अभी अध्यक्ष वही है पार्टी के। और जो मैं समझता हूँ, मैं तो किसी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन बाहर से जो मैं समझ सकता हूँ कि उनसे अलग हट करके अभी चलने वाली कोई बात नहीं है। अब ये बात जरूर है कि वो अगर बाहर होते तो अलग तरह की स्थिति होती।
वो अगर बाहर होते तो अलग तरह की स्थिति होती। देखना दिलचस्प होगा कि यूपीए या महागठबंधन नाम का एक कुनबा फिर 2019 की तरह बिखरेगा या कुछ करके दिखाएगा। लेकिन इससे अलग कुछ पार्टियों पर भूमिका डालनी, उनकी नजर करना जरूरी है। जैसे आपके यहाँ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है पप्पू यादव की पार्टी, ठीक है। पप्पू यादव दुनिया भर का बोलते हैं, सरकार कभी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है। शायद सरकार को भी लगता है कि जितना वो लड़ेंगे हम ही फायदा पहुंचाएंगे। हाँ, बस वही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिन जिन पर सत्ता प्रतिष्ठान का या रूलिंग पार्टी का कोई उनका शनि दृष्टि उन पर नहीं है जितना और दूसरे लोगों पर। तो वो इसलिए कि वो ये समझते हैं कि इनसे हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर पप्पू यादव मजबूत होंगे तो वो जो लालू जी हैं या यूपीए एलआई है, इन लोगों का ही पक्ष कमजोर होगा। इसीलिए उनको मैंने ये नहीं है। वो भी अपने जुआड़ में है। उनकी दिक्कत ये है कि अभी न कोई उनका सांसद है न कोई एमएलए है। तो वो चाहते हैं कि भाई असेंबली और पार्लियामेंट में हम रहें, खुद भी रहें और उनके कुछ लोग भी रहें। हम सुनते हैं कि पटना शहर, जबकि वो सुदूर माने पूरब में इस राज्य के चुनाव लड़ते थे, लेकिन एमपी भी रहे कई बार। लेकिन वो हम सब सुन रहे हैं कि वो एमएलए का भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और राजधानी पटना से लड़ना चाहते हैं। तो इसलिए ये है, और वो टिकटों का ही वो भी। आपके यहाँ इस बार चुनावी मैदान में कई सारी राजनीतिक पार्टियां नई नजर आने वाली है। जैसे यशवंत सिन्हा वाली एक पार्टी नजर आएगी आपको नई। जैसे आपको भीम आर्मी वाले जो हैं चंद्रशेखर आजाद, उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी, वो दिखाई देगी। जैसे आम आदमी पार्टी आपको दिखाई देगी। तो ये सब पार्टियां जो अलग अलग लड़ेंगी तो बीजेपी और जेडीयू के लिए तो ज्यादा अच्छा है ना। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोटा मोटी तो ऐसा ही लगता है। लेकिन देखिए, कई बार जो हम लोग कागज पर सोचते हैं और समीकरण बनाते हैं, पॉलिटिशियन हो या पत्रकार हो, जनता उन सब समीकरणों को फेल कर देती है। तो हमको लगता है कि जो लोग अगर ठीक से, ये बात सही है आप जिन बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये सब कमजोर पक्ष है अपोजिशन का। लेकिन जो जिस तरह से लोग परेशान हैं इस राज्य के, और जिस तरह से अब बताइए, पहले ये हम लोगों को भी नहीं मालूम था कि 40 लाख लोग बिहार से बाहर जा करके, जिनको प्रवासी मजदूर कहा, जो पैदल चल करके, साइकिल से चल करके मर खप गए रास्ते में, एक्सीडेंट में मरे, बीमारी से मरे, डिहाइड्रेशन से मरे, वो सब लोग भी हैं। तो वो सब चीजें हैं, वो बोलते नहीं हैं। और ये कोरोना का अगर ये प्रकोप नहीं रहता तो ये बात अभी बहुत आगे बढ़ी होती। और देखिए, गरीब लोगों में ये है, आपको अमित शाह जी डिजिटल रैली भले कर लें, 70,000 लगा करके टीवी सेट और करोड़ों रुपया खर्चा करके, लेकिन जनता की जो गोलबंदी होती है वो भीड़ में, व्यक्तिगत रूप से साहसी और चतुर लोग बहुत कम होते हैं, लाख में कुछ लोग होते हैं बहादुर। लेकिन बाकी जनता जो है वो भीड़ जब इकट्ठा होती है तो उसको अपनी ताकत का अंदाज लगता है कि हाँ, हम भी कुछ हैं। अली अनवर कहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी तो हम किसी पार्टी में ही नहीं है, तो अब हम कैसे कहें। और हम निर्दलीय वगैरह चुनाव लड़ने वाले तो हम है नहीं। हाँ, देखिए, हमारे लिए चुनाव इम्पोर्टेंट नहीं। हम चुनाव लड़ें न लड़ें, पार्लियामेंट में 12 साल रहे हैं और आप जिस जगह बैठे हुए हैं वहाँ 24 साल रहे हैं। तो हमने हमेशा गरीब गुरबा, हक के हक हकूक की, इंसाफ की, पसमानदा की, अति पिछड़ा की, दलित की, महादलित की, सब लोगों की हमने बात, या जो भी लोग जो इंसाफ पसंद लड़ाई है उसमें मैं साथ रहा हूँ जिस हैसियत में मैं हूँ। और ये भी जान लीजिए, मेरा स्वभाव नहीं है, जो लोग जानते हैं हमको। ये कहना चाह रहे हैं कि आप चुनाव लड़के कभी किसी भी सदन में नहीं पहुंचे, राज्यसभा में रहे, दोबारा आपकी इच्छा राज्यसभा में ही जाने की है? नहीं, ऐसी देखिए, पहले जानते हैं जिन जिन लोगों को इच्छा होती है ना प्रधानमंत्री बनने की
या ये कि वो कैसे धराशायी हो जाते हैं। इच्छा धरी है धरी। अब जिसको कोई इच्छा नहीं रहती है उसको कई बार बहुत कुछ मिल जाता है। तो मुझे सरकारी नौकरी भी बिना मांगे मिल गई। मुझको पत्रकारिता में ऑफर आ गया, नौकरी छोड़ करके पत्रकारिता में आ गया, वो भी बिना मांगे उधर ही से ऑफर आया। मुझको के बिरला फाउंडेशन फेलोशिप 96-97 में तो पत्रकार था, अभी कहीं रिटायर होकर के रहता तो मैं वहां भी हमको फेलोशिप मिल गया, के बिरला फाउंडेशन फेलोशिप प्रभास जोशी जी ने दिलवा दिया, बिना कहे, बिना अप्लाई किए, बिना किसी रिकमेंडेशन के मिल गया। और उसके बाद बिना कहे और बिना कोशिश के मैं 2 बार राज्यसभा का एमपी भी बन गया। हाँ, एक बात जरूर है कि मैं जिसको समझता हूँ कि इसको अभी जरूरत है, इसको मदद करने की जरूरत, कभी कभार किसी को मदद कर देते हैं, अगला भी वो हमारे तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा लेता है, लेकिन वसूल से समझौता करके नहीं। चलिए, वसूल से सौदा नहीं करते, लेकिन ये बताइए कि इस बार फिर से नीतीश अगर मेहरबान होगी, उन्होंने कहा आइए एक बढ़िया मजबूत सीट है, आपसे वहां से लड़ा देते हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, नीतीश कुमार हमको पार्लियामेंट की सीट भी हमारे बक्सर से लड़ा रहे थे, मैंने उसको मना कर दिया था, समझ रहे हैं ना। पहले जी, सवाल नीतीश से या किसी से व्यक्तिगत बात नहीं है, झगड़े की और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाली बात है। हमारी बात है एक मुद्दे की। नीतीश जी जहां हम लोग जिस माने गटर से उनको निकाल करके हम लोग खड़ा किए थे, जहां वहां से फिर चले गए उसी नवदान में, तो हमने उनका साथ छोड़ दिया। तो क्या कांग्रेस या आरजेडी में जाएंगे? देखिए, हमारी सभी लोग हमारे परिचित लोग हैं, सब लोगों से, कांग्रेस के लोगों से भी, आरजेडी के नेताओं से भी, सब लोगों से हमारी बात होती रहती है। उसमें किसी से बातचीत करने का पॉलिटिकल बातचीत होती है, लेकिन मैं अपने लिए, हमारा स्वभाव है कि मैं अपने बारे में बहुत कम सोचता हूँ। अपने बारे में मैं सोचता हूँ, मैं चिंतित हूँ कि ये महामारी खत्म हो, और मेरा स्टैंड है कि भाई ये महामारी में अगर चुनाव हुआ तो एक तो राज्य का संसाधन जिसका लगाना है हॉस्पिटल में, वहां साहब सैनिटाइजर, किट्स, मास्क, ये सब नहीं मिल रहा है, वेतन नहीं मिल रहा है। जो फ्रंट लाइनर है कोरोना से लड़ने में, लोग, डॉक्टर लोग मर रहे हैं, आप जानते हैं, दर्जन भर से ज्यादा डॉक्टर लोग यहाँ मर गए। कुल मिला के ये है, आप स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां से भी आपको ऑफर आएगा और आपको पसंद आएगा, आप सबके लिए दरवाजे खुले रख रहे हैं। पर मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं, आपके पुराने साथी हैं शरद यादव, वो कहाँ हैं? देखिए, अली अनवर कुछ बहुत बोलते नहीं है, लेकिन जहां से हट जाते हैं वहां का हाल माने देखिएगा। नीतीश जी भी कभी पार नहीं पाते थे, लालू जी से लड़ के हार ही जाते थे। 2005 में हमको लेकर के पूरे बिहार में घूमे तो सत्ता उनको मिली, और जब तक हम थे तब तक शरद जी भी घूम रहे थे, लेकिन उनका अब कोई पार्टी नहीं है, और उनके साथ हम नहीं समझते हैं कि जो एक नई टीम बनी थी, एक मौका था, एक टीम बनी थी, लेकिन उन्होंने उस मौके से अलग हट गए। अपनी बात, जिस बात के लिए नीतीश जी की आलोचना करते थे, वही काम अपने खुद भी करने लगे। तो हमारी आदत नहीं है किसी के खिलाफ कुछ बोलने का, हम चुपचाप उनसे किनारा हो गए। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से बहुत सारी राजनीतिक बातें बताई, राजनीतिक पार्टियों के बारे में बताया, और बदल रहे जो बिहार के हालात हैं उनके बारे में भी बताया। देखना दिलचस्प होगा कि ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें इजाजत।